Hello everyone, welcome back to Knowledge Dunia and we are back with yet another video of class 10 science. आज के वीडियो में we are going to cover a very interesting chapter of biology, that is how do organisms reproduce. एक ऐसा चैप्टर जो स्कूल में टीचर्स हेजिटेट करती हैं पढ़ाने से और बच्चों को भी ज्यादातर स्कूल्स में या ट्यूशंस में समझ में नहीं आता है, लेकिन हियर ऑन नॉलेज दुनिया आई गारंटी यू कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और सब कुछ लाइन बाय लाइन समझ भी आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. बेटा किसी भी चैप्टर के क्रक्स में जाने से पहले वी शुड नो कि व्हाट दैट चैप्टर इज ऑल अबाउट. इस चैप्टर में हम डील करेंगे एवरीथिंग अबाउट रिप्रोडक्शन. दो टाइप की रिप्रोडक्शन होंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन 1 मार्कर में कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी जाती है. सो लेट्स सी. Reproduction is a biological process by which living organisms produce offspring similar to them. एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि जो पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स, वो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हीं के जैसे सिमिलर दिखते हैं. ठीक है बेटा, ये तो हो गई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन. लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या रिप्रोडक्शन करना, क्या रिप्रोड्यूस करना ऑर्गेनिजम्स के लिए वाकई इतना जरूरी है. वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. बेटा जो रिप्रोडक्शन जैसे इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जहां पे एक पूरा न्यू इंडिविजुअल बनता है, ऑफ कोर्स एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होती है, करेक्ट. और दूसरी चीज, ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये बाकी लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि आपका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. फिर भी व्हाई डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. बेटा रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एक सिग्निफिकेंस है दैट रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर हमें कंटिन्यू रखना है तो बेटा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये तो हो गया रिप्रोडक्शन. नाउ बेटा आपको मैंने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स व्हिच लुक सिमिलर टू देम. लेकिन क्या जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो एग्जैक्टली कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के या उनमें कुछ वेरिएशन होती है. पहले हम ये समझ लेते हैं. सी बेटा, इन क्लास 9th मैंने आपको जब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम होता के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है. डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये जो डीएनए है बेटा ये कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ये जो डीएनए के बनने का पूरा प्रोसेस है बेटा ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है और कभी भी हमारी बॉडी में कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन फुल्ली रिलायबल नहीं होता है. इसीलिए जो इंफॉर्मेशन पास होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उसमें हमेशा वेरिएशन आती है. इसीलिए अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो बच्चे हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, दे आर द कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्ट कॉपीज बिकॉज डीएनए में कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है. बेटा आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस. ये 3 मार्कर क्वेश्चन है. रिप्रोडक्शन की 2 मेन सिग्निफिकेंसेस होती हैं. नंबर 1, reproduction allows continuity of species generation after generation. Number 2, it plays an important role in evolution by transmitting favorable variations from one generation to the other. सबसे पहला, फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन की जो रेस है, ह्यूमन की जो पूरी जनरेशन है, अगर इसे कंटिन्यू रखना है तो रिप्रोडक्शन करवाना पड़ेगा. दूसरा बेटा जब 2 ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर जो फेवरेबल वेरिएशंस होती है, मतलब जो उनके बच्चों को सरवाइव करने में हेल्प करेंगी,
ऐसी वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती है, जिसकी वजह से बेटा जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो दीज आर द टू मेन सिग्निफिकेंसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम कब से वेरिएशन की बात कर रहे हैं कि डीएनए कॉपी बनने में कुछ वेरिएशन आता है। अब इस वेरिएशन की कुछ एक्चुअली सिग्निफिकेंस है भी या फिर चैप्टर में वर्ड है वेरिएशन तो मैम बस पढ़ाई जा रही है? बेटा इन वेरिएशंस की ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आई एम गोइंग टू टेल यू 5 सच इंपॉर्टेंसेस ऑफ द वेरिएशंस जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती हैं। लेट्स सी। नंबर 1, variation helps some organisms to fit better in the struggle for existence. Every day there is a change in the environment और वही organisms environment में survive कर सकते हैं जिनके अंदर favorable variations होती हैं, मतलब जिनके अंदर ऐसी variations पास होती हैं जो उस environment में survive करने के लिए adapt कर पाते हैं। Number 2, helps to adapt according to the changing environment. I told you every day every month the environment जो हमारे climate होता है वो बहुत change होता रहता है, तो variations बेटा help करती हैं organism को to adapt to the changing environment. Number 3, discontinuous variations produce new traits in the organism. बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, माई ग्रैंडफादर हैड यू कैन से ब्लैक हेयर, ओके, then my grandfather and grandmother like they both reproduced, and the son and their son, like my father, he also had black hair. When my father also reproduced, my brother, he has golden hair. ऐसा कैसे हो गया बेटा? ऐसा इसलिए हो गया कि जो वेरिएशन हुई है बेटा डीएनए कॉपीज में, उस वेरिएशन की वजह से जो नया ट्रेट प्रोड्यूस हुआ है इन द ऑफस्प्रिंग। तो वेरिएशंस क्या करती हैं, जब डिसकंटिन्यूअस मतलब अलग अलग वेरिएशंस होती हैं तो जो न्यू जनरेशन है बेटा उसमें एक नया ट्रेट भी प्रोड्यूस हो सकता है। फोर्थ, variation is essential for growth, and finally variation gives each organism a distinct individuality. वेरिएशन की वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म को उसकी यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। नो टू ऑर्गेनिजम्स आर सेम। किसी का आई कलर डिफरेंट होगा, किसी का नेल कलर डिफरेंट होगा, किसी का लिप कलर डिफरेंट होगा। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। Now, reproduction is of two types: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is a mode of reproduction in which an organism is produced by only one single parent. मतलब एक ही parent नया offspring produce करता है in asexual reproduction. There is no fertilization of gametes. जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उनका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिंस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो एक बहुत ही कम टाइम में न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकता है, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग है दैट इज कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सिंस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो कोई भी वेरिएशन होने के चांसेस नहीं रहते हैं, इसलिए जो डॉटर सेल है दैट इज कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। प्रॉपर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गैमीट्स की, दैट मीन्स टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स पढ़ने हैं, दैट इज फिजन, रीजेनरेशन, fragmentation, vegetative propagation, budding and spore formation. Without wasting any time, let's start with the modes of asexual reproduction. Now we will be starting with the modes of asexual reproduction. सबसे पहला है आपका fission. बेटा फिजन का मतलब होता है सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड कर जाता है 2 या उससे ज्यादा सेल्स में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which an organism divides into two,
ईच कैरिंग वन कॉपी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। फिजन में क्या होता है कि जो बेटा एक सेल है वो डिवाइड कर जाता है दो में, और उन दोनों सेल्स में एक एक कॉपी होती है पेरेंट जेनेटिक मटेरियल की। जैसे कि डायग्राम देखो, एक सेल था, ये डिवाइड कर गया दो सेल्स में, दो डॉटर सेल्स में, और इन दोनों सेल्स के पास एक एक कॉपी होती है पेरेंट डीएनए की। typically observed in prokaryotes and a few single celled eukaryotes। बेटा जो फिजन है वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में ही देखी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, हम अभी आगे एग्जांपल्स देखेंगे, जिनमें भी फिजन से रिप्रोडक्शन होती है। There is a separation of the parent cell into two daughter cells। अगर हम फिजन की बात करें, फिजन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है बेटा बाइनरी फिजन, एक होती है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि जो एक पेरेंट सेल है वो सिर्फ दो डॉटर सेल्स में ही डिवाइड करता है, लेकिन मल्टीपल फिजन का मतलब होता है बेटा कि जो एक पेरेंट सेल है वो मल्टीपल डॉटर सेल्स मतलब दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। फिजन के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़े से सिक्लूडेड मतलब इतने अच्छे से एग्जाम्पल्स नहीं समझाए गए हैं, बट देयर इज नथिंग टू वरी, आप नॉलेज दुनिया से पढ़ रहे हो, सो वी विल बी डीलिंग विद ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इन क्वाइट डिटेल। बेटा सबसे पहला और जो कॉमन जो एग्जाम्पल बाइनरी फिजन के हैं वो है आपका बैक्टीरिया और पैरामीशियम। बैक्टीरिया तो है ही है। नेक्स्ट बेटा अमीबा। अमीबा भी आपका बाइनरी फिजन से ही डिवाइड करता है, लेकिन अमीबा में जो बाइनरी फिजन होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, मतलब किसी भी प्लेन में डिवीजन हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका लिशमेनिया। ये डायग्राम देखो, लिशमेनिया का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड में टेल नहीं है, इसको विप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। लिशमेनिया इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला अजर। एक डिजीज होता है जिसका जिसको कॉज करता है लिशमेनिया। मैंने बताया था अमीबा में जो डिवीजन होती है, फिजन होती है, वो किसी डेफिनेट प्लेन में नहीं होती है, लेकिन लिशमेनिया में जो डिवीजन होती है वो एक डेफिनेट प्लेन में होती है। बेटा ये जो एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा और लिशमेनिया, दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी फिजन। एक हमारे पास मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल भी है, दैट इज प्लाज्मोडियम। डबल टिक करके इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो प्लाज्मोडियम है बेटा ये है हमारा मलेरियल पैरासाइट, मतलब कि प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया, और प्लाज्मोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन, मतलब एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है मल्टीपल डॉटर सेल्स में। अब इस बाइनरी फिजन के टॉपिक में से एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ आता है बेटा? 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, डिस्कस बाइनरी फिजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इन डिटेल। ठीक है बेटा, अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होती है वो शुरू होती है उसके डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस से, क्योंकि फिजन होता है तो जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है बेटा वो भी डिवाइड कर जाता है। अब इसके 4 स्टेप बेसिकली हमें डील करने हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा के। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज ग्रोथ। Amoeba cell grows in size and prepares for division. Metabolic rate of the cell increases, leading to an increase in the synthesis of organelles and genetic material. बेटा ये डायग्राम देखो, ये दिस इज कंप्लीट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये इस क्वेश्चन का। फर्स्ट स्टेप होता है ग्रोथ। इस डायग्राम में देखो, इस स्टेप में क्या होता है, जो एमीबा है वो ग्रो कर जाता है, इसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा जेनेटिक मटेरियल बनना शुरू होता है इन एमीबा। बेसिकली ग्रोथ के स्टेप में जो अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो लेंथ में बड़ा हो जाता है, लेंथेंस, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। सेकेंड जो बेटा स्टेप है दैट इज ड्यूप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
the organelles and the genetic material within the parent cell are duplicated. This is achieved through DNA replication, where the genetic material is copied into two identical sets. अब क्या होता है बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है, वो डुप्लीकेट हो जाता है पेरेंट सेल में। मतलब पहले जो लेंथन जो न्यूक्लियस था, अब वो डीएनए रेप्लिकेशन की मदद से, डायग्राम में देखो, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है पेरेंट सेल के अंदर ही। थर्ड स्टेप क्या है? सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एमीबा सेल। इस स्टेप में सिर्फ एक ही चीज होती है, जो कि साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। अब जो एमीबा, जो पेरेंट सेल है, उसका जो साइटोप्लाज्म है बेटा, वो दो में डिवाइड कर जाता है। एंड फाइनली डिवीजन ऑफ सेल ऑफ अमीबा इनटू टू डॉटर सेल्स। जो पेरेंटल एमीबा सेल है, वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। एक एक डॉटर सेल के पास पेरेंटल एमीबा की डीएनए कॉपी होती है। तो क्या चार स्टेप्स होते हैं? एक होता है ग्रोथ, जिसमें बेसिकली एमीबा का जो न्यूक्लियस है दैट लेंथेन्स। सेकेंड इज ड्यूप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो डीएनए रेप्लिकेशन की मदद से दो में डिवाइड हो जाता है पेरेंटल सेल के अंदर ही। थर्ड इज द सेपरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इस स्टेप में जो पेरेंट अमीबा है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेप में फाइनली जो पेरेंटल अमीबा है वो डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल्स में। ईच डॉटर सेल हैज वन कॉपी ऑफ द पेरेंटल डीएनए। ये 4 स्टेप्स, ये पूरी स्लाइड प्लस इसका डायग्राम, ये आपको 5 मार्क्स आपके लॉक कर देगा इन योर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमें पढ़ना है दैट इज फ्रैगमेंटेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली फ्रैगमेंटेशन होता क्या है। Fragmentation is a type of asexual reproduction in which an organism simply breaks into individual pieces at maturity. These individual pieces then grow to form a new organism. फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है और मेच्योरिटी अटेन करता है, उसके जो पीसेस हैं वो टूट जाते हैं और फाइनली फिर जो ये पीसेस हैं वो एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक ऑर्गेनिज्म है, जब वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, इट अटेन्स मेच्योरिटी, तो उसके जो बॉडी पीसेस हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं एंड वो एक एक पीस ग्रो कर जाता है एक नए इंडिविजुअल में। इसके दो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, एक है स्पायरोगायरा एंड एक है बेटा आपका फ्लैटवर्म। फ्रैगमेंटेशन का जो मोड है बेटा, ये रिलेटिवली उन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका जो बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल होती है। इससे पहले हमने फिजन देखा था। फिजन सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ही हो सकता है, लेकिन जो फ्रैगमेंटेशन है ये कुछ ऐसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो बहुत ही सिंपल होती है। अब इस फ्रैगमेंटेशन के टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि डिस्कस फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये यूजुअली 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है आपका, तो फटाफट से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली स्पायरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन कैसे होती है। In Spirogyra, reproduction takes place by fragmentation in which the filament breaks into several pieces. Each piece grows into a new individual. आप ये डायग्राम देखो, ये आपके स्पायरोगायरा का डायग्राम है। जब ये स्पायरोगायरा when it attains maturity, इसका जो ये फिलामेंट है ये ब्रेक कर जाता है into many pieces and finally each piece grows into a new individual, जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है। The vegetative filament transforms into a new filament following fragmentation. जिस फिलामेंट पीस से जो पेरेंट का जो फिलामेंट पीसेस जो ब्रेक होते हैं, उन्हीं फिलामेंट से फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। In order to form a new filament, each fragment goes under divisions and elongations. और उस फिलामेंट के पीस से न्यू इंडिविजुअल कैसे बनता है, बहुत सारी डिविजन और एलोंगेशन होती है उस टूटे हुए फिलामेंट के पीस में, जिसके बाद फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से जो स्पायरोगायरा है वो न्यू इंडिविजुअल्स में बदल जाता है।
With the difference in salinity and water temperature, fragmentation may be due to mechanical damage or dissolution of multiple lamella. बेटा जो स्पायरोगायरा में जो फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस है, इट इज बेसिकली तोड़ने का प्रोसेस, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप तो कभी नहीं टूटती है। तो जो फ्रैगमेंटेशन करवाने के दो मेन रीजंस होते हैं, एक तो बेटा एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं कि जो जिस स्पायरोगायरा इज बेसिकली एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ओनली, ठीक है। जो पानी में जो वो रहता है, उस पानी का टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, सलाइनिटी जो सलाइन लेवल है उस पानी का वो ज्यादा हो सकता है, या फिर कोई मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, या फिर जो बीच का लैमेला है, एज आई एम शोइंग इन द डायग्राम, इसके भी डिसोल्यूशन की वजह से भी फ्रैगमेंटेशन हो सकती है। तो क्या होता है स्पायरोगायरा में, स्पायरोगायरा का जो ऑर्गेनिज्म है, जब वो मेच्योरिटी अटेन करता है तो उसके जो फिलामेंट हैं वो टूट जाते हैं इनटू मेनी पीसेस, और यही पीसेस बेटा दे turn into a new individual. कैसे? जो each filament है, it undergoes many divisions and elongations, after which new individuals of Spirogyra are formed. और इसके basically 3 reasons होते हैं। एक होता है आपका difference in salinity, difference in water temperature and dissolution of the middle lamella. अब आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है कि ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन बाय, ये क्वेश्चन देकर छोड़ दिया है। इसका लेट्स नाउ फाइंड आउट द रीजन कि सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को समझें तो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बहुत ही माइन्यूटली प्लेस किए होते हैं, और ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में तोड़ने जोड़ने से रिप्रोडक्शन करवाना वुड बी क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। सो लेट्स सी कि आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। This is because many multicellular organisms are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as tissues, and tissues are organized as organs, which are then placed at definite positions in the body. In such a carefully designed situation, cell by cell division would be impractical. जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पहले सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, फिर जाकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन में फ्रैगमेंटेशन इज इम्प्रैक्टिकल। एंड सेकेंडली, जो सेल्स फ्रैगमेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होते हैं। अब एक बार एक बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ नोवेयर एक क्वेश्चन आया था, विच आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एबल टू आंसर इट करेक्ट, बिकॉज बहुत बच्चों ने उसे गलत किया था। एंड दैट क्वेश्चन इज, अ फिश अनलाइक अ स्पायरोगायरा कैन नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रैगमेंटेशन, व्हाई। इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी का मॉडिफिकेशन है ये। तो लेट्स सी कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो हाउ विल यू आंसर इट। इसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1, जो फिश है उसका भी बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। नंबर 2, जो सेल्स फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो फिश में एब्सेंट होते हैं। एंड फाइनली नंबर 3, फिशेस में सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, ड्यू टू विच fragmentation cannot take place. The third mode of asexual reproduction that we have to deal with is regeneration. अभी रीजेनरेशन पढ़ते पढ़ते बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। आई विल क्लियरली एक्सप्लेन यू कि ये दोनों प्रोसेसेस बहुत डिफरेंट हैं। पहले समझ लेते हैं कि रीजेनरेशन एक्चुअली होता क्या है। Process of development of a complete organism from the parts of the body of the parent organism which are accidentally cut into many pieces during injury. अगर एक ऑर्गेनिज्म को इंजरी हो जाती है तो उसके जो पार्ट्स हैं बेटा वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वही जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो रीजेनरेट कर लेता है उन पार्ट्स को, और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है रीजेनरेशन में। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। डेजर्ट लिजर्ट की एक स्पेशलिटी होती है, अगर उसकी टेल किसी इंजरी में कट हो जाती है तो वो दोबारा से वो टेल ग्रो कर सकती है। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो टेल है वो कट हो गई,
डेजर्ट लिजर्ड वो टेल को रीजेनरेट कर लेती है और उस न्यू टेल को हम बोल देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता था, एक प्रॉपर नया ऑर्गेनिज्म बनता था कट पीसेस से, लेकिन रीजेनरेशन में क्या होता है, वो जो कट पीसेस हैं उन्हीं को ही ऑर्गेनिज्म दोबारा ग्रो कर लेता है, उस नए ग्रो किए हुए पार्ट को ही हम न्यू ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। मेनली ये आपको प्लानेरिया में, हाइड्रा में, स्टारफिश में देखने को मिलता है। प्लानेरिया हम बोलते हैं फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म को, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज योर प्लानेरिया। अब 2 मार्कर या कभी भी 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस रीजेनरेशन इन प्लानेरिया, तो देख लेते हैं कि प्लानेरिया में रीजेनरेशन आखिर कैसे होती है। When planaria is cut into many pieces, each piece grows into a new organism. इसका क्या मतलब है, जब ये प्लानेरिया पीसेस में कट हो जाता है तो वापस से वो पीस को ग्रो कर लेता है और उस नए ग्रो किए गए पीसेस को हम बोलते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। This regeneration process is carried out by specialized cells which proliferate, develop and differentiate into various types of cells and tissues. ये जो regenerated part होता है ये कैसे बनता है, ये बनता है specialized cells से। अंडरलाइन कर लो, इन specialized cells का नाम है neoblast, NEOBLASTS, neoblast, और यही cells बाद में develop करते हैं into a new organism. Yes, lot of times 3 marker question में this question is asked in your board exams कि differentiate between fragmentation and regeneration। इसकी definition और example से ज़्यादा बच्चे इसके इन दोनों के बारे में points नहीं लिख पाते हैं, which is where they tend to lose marks। तो आज हम इस topic के जितने भी डाउट्स हैं उससे भी क्लियर कर देते हैं। I'll be stating 6 ऐसे points to differentiate between fragmentation and regeneration। सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसका फिलामेंट ब्रेक कर जाता है एट मैच्योरिटी और वो जो फिलामेंट है वो ग्रो करता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। वहीं जो रीजेनरेशन है इसके प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू पार्ट्स फ्रॉम द कट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इंजरी, मतलब नए पार्ट्स ग्रो कर जाते हैं ऑर्गेनिज्म के कट पार्ट से। नंबर 2, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम द कट फिलामेंट। लेकिन रीजेनरेशन में क्या होता है, नो न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ग्रोज। मैं बता चुकी हूँ कि रीजेनरेशन में कोई भी नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, जो कट पार्ट होता है वही दोबारा से ग्रो कर जाता है। नंबर 3, fragmentation, few organisms can break fragments of their body and create a new organism. Regeneration, all organisms show their regeneration capacity to only some extent. फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, लेकिन जो रीजेनरेशन का प्रोसेस है टू सम एक्सटेंट ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। 4th, fragmentation process is possible only in those organisms that have a simple body structure. Regeneration occurs in organisms having complex body structure also. 5th, फ्रैगमेंटेशन में कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रीजेनरेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत होती है। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम मैंने बताया था आपको, नियोब्लास्ट। एंड फाइनली फ्रैगमेंटेशन के जो एग्जांपल्स हैं दैट इज स्पायरोगायरा एंड फ्लैटवर्म। रीजेनरेशन के जो एग्जांपल्स हैं दैट इज योर प्लेनेरिया, हाइड्रा एंड स्टारफिश। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, द 4th मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बडिंग से ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये सिंपल है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बडिंग एक्चुअली होता क्या है। Budding is an asexual mode of reproduction of producing a new organism through a regenerative bud. बड में क्या होता है, बड एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बनता है एक आउटग्रोथ से। एक जैसे डायग्राम में देखो, इस बड से, इसको आउटग्रोथ बोलते हैं, इस बड से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये जो बड है, it is a small external outgrowth that is produced after meiotic division। जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म में रिपीटेड डिविजन्स होती हैं
उसके बाद जाकर ये बड बनता है और ये बड फाइनली ग्रो करता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. The bud is found on the outer side of the body of the individual that grows and detaches into a mature organism. जब parent organism में repeated divisions होती हैं तब जाकर ये bud बनता है and finally ये bud जब grow करता है it detaches from the parent body and forms a new organism. Budding के दो सबसे common examples हैं yeast और hydra. 3 मार्कर क्वेश्चन आता है डिस्कस बडिंग इन हाइड्रा. आता है, बहुत बार आता है. ये आपको विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर डायग्राम आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बना के आना है. तो फटाफट से देख लेते हैं कि हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस कैसे होता है. इन हाइड्रा रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division. For example, ये आपका एक हाइड्रा का पेरेंट ऑर्गेनिज्म है. इस हाइड्रा में रिपीटेड सेल डिविजन्स होती हैं जिसकी वजह से एक आउटग्रोथ, एक बड फॉर्म हो जाती है इस पेरेंट सेल के ऊपर. नाउ द न्यूट्रिशन फॉर द बड इज प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट हाइड्रा. जब तक ये पेरेंट सेल की बॉडी से ये बड अटैच रहेगी, जितना भी न्यूट्रिशन है for this bud is provided by the parent hydra. The development showed by the bud growth starts to develop small tentacles in a month. ये जो बड है as and when it grows, ये छोटे छोटे टेंटिकल्स फॉर्म कर लेती है. सी इन द डायग्राम. एंड फाइनली जब ये बड एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट सेल. तो हाइड्रा में क्या होता है, सबसे पहले एक हाइड्रा पेरेंट सेल होता है. पेरेंट हाइड्रा में रिपीटेड डिविजन्स होने के बाद एक बड फॉर्म होती है जो कि आउटग्रोथ होती है पेरेंटल हाइड्रा के ऊपर. इस बड को न्यूट्रिशन पेरेंट हाइड्रा ही प्रोवाइड करता है. 1 या 2 महीने के बाद जब ये बड ग्रो करना स्टार्ट करती है तो ये फॉर्म कर लेती है टेंटिकल्स. एंड फाइनली जब ये बड एक फुली ग्रोन हाइड्रा में चेंज हो जाती है तो ये डिटैच कर जाती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. फिफ्थ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन. इस मोड को स्टार मार्क करके पढ़ना. बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि इसमें आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगी, तो उन एग्जाम्पल्स में से काफी सारे एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक्चुअली होता क्या है. Vegetative propagation is an asexual mode of reproduction in which new plants are obtained from plant parts such as stem, leaves, roots under appropriate conditions with the help of reproductive organs. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो हमें कुछ प्लांट पार्ट से ही मिलता है. इसकी स्टेम, रूट्स, लीव्स यही ग्रो करके कन्वर्ट करती है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक लौता ऐसा एसेक्सुअल मोड है दैट इज सीन ओनली इन प्लांट्स. ये आपको एनिमल्स में नहीं दिखेगा. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ब्रायोफाइलम. आप सभी ने देखा होगा ये ब्रायोफाइलम. देखो, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स लीव्स. कैसे होता है वो देख लेते हैं. जो ब्रायोफाइलम है इट कैन प्रोपगेट या फिर इट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव्स. जो द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम हैज मेनी बड ऑन इट्स मार्जिन. तो ब्रायोफाइलम का जो लीफ है वो डेवलप कर लेता है बड्स अपनी मार्जिन पे. जैसे कि ये डायग्राम में देखो, a new plant arises from the bud when the leaf falls in moist soil. जब ये ब्रायोफाइलम का जो लीफ है जब वो जमीन पे गिर जाता है, इन बड से एक न्यू ब्रायोफाइलम ग्रो हो जाता है जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं. फेवरेबल कंडीशंस ब्रायोफाइलम के केस में होती हैं मॉइस्ट सॉइल. तो जब ब्रायोफाइलम का जो लीफ है वो मॉइस्ट सॉइल में गिर जाता है तो इन बड से ग्रो करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 टाइप्स की होती है. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन, लेकिन आपको समझना जरूरी है बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 टाइप्स की होती है. एक होती है नेचुरल, मतलब कि उस प्लांट पार्ट्स को यूज करके ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. एक होती है आर्टिफिशियल, की मतलब हम आर्टिफिशियली कुछ ऐसे प्रोसीजर्स यूज करते हैं कि उस प्लांट पार्ट से हम नया ऑर्गेनिज्म बना सके. सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है.
बाय रूट्स, मतलब रूट्स ग्रो करती हैं नए ऑर्गेनिज्म में। इसके दो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, डहालिया और स्वीट पोटैटो। सेकेंड इज बाय स्टेम्स, मतलब स्टेम्स ग्रो करती है न्यू ऑर्गेनिज्म में। जिंजर, पोटैटो एंड अनियन, ये इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है। एंड फाइनली थर्ड इज लीव्स, जो हमने भी पढ़ा, ब्रायोफाइलम। तो नेचुरल मतलब कि प्लांट का ही रूट, स्टेम और लीफ ग्रो करती है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो वो आर्टिफिशियली कराई जाती है बाय मीन्स ऑफ कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अगर हम कटिंग की बात करें तो वी हैव टू एग्जांपल्स, रोज एंड ग्रेप्स। अगर हम लेयरिंग की बात करें तो वी हैव लेमन, गुआवा, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी। एंड अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो वी हैव मैंगो, पीज एंड एप्पल। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो रूट, स्टेम्स और लीव्स के मैंने एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, दे आर आस्क्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो उन्हें ध्यान से मेमोराइज करना है। Now we will discuss the advantages and disadvantages of vegetative propagation. सबसे पहले देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा बहुत ही फेवरेबल प्रोसेस है फार्मर्स के लिए, प्लांट्स के लिए। इसकी 5 मेन एडवांटेजेस होती हैं। नंबर 1, vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses और grapes for agricultural purposes. मैंने आपको बताया था कि लेयरिंग का मतलब क्या होता है, एक प्लांट को हम बेंट कर उसको हम मिट्टी में दबा देते हैं और फिर उसी लेयर से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। और ग्राफ्टिंग क्या होता है कि हम एक प्लांट को दूसरे प्लांट से टाई कर देते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट को मिलते हैं वही दूसरे प्लांट को भी मिलते हैं एंड दे ग्रो टुगेदर। तो इन दोनों प्रोसेसेस की मदद से हम कुछ प्लांट्स लाइक योर रोज, ग्रेप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. जो प्लांट्स हम नेचुरली ग्रो करते हैं उनसे जल्दी फ्लावर्स और फ्रूट्स बेयर कर सकते हैं वो प्लांट्स जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं। 3, plants that do not have viable seeds can also produce. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस आगे नहीं कर सकते हैं। वाइबल सीड्स मतलब ऐसी सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो कुछ ऐसे प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वाइबल सीड्स, एग्जाम्पल बनाना, ऑरेंज, दे कैन ऑल्सो बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 4th, plants produced by vegetative propagation are genetically identical to the parent plant. मतलब जितनी भी अच्छी क्वालिटीज पेरेंट प्लांट में होंगी वो सारी डॉटर प्लांट में होंगी, क्योंकि प्लांट्स जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट से। 5th, फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। नेचुरल प्लांट्स के मुकाबले जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करवाए जाते हैं उनके फ्लावर्स बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, देयर इज ओवरक्राउडिंग एज देयर इज नो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं उनमें सीड्स का कोई डिस्पर्सल नहीं होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की ओवरक्राउडिंग हो जाती है। नंबर 2, since the daughter plants are identical to the parent plant, there is no variation. Since जो डॉटर प्लांट हैं वो पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एंड फाइनली अगर कोई डिजीज होता है पेरेंट प्लांट में तो वो डॉटर प्लांट में भी ट्रांसफर हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई एम कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द PYQs ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। आई नीड योर 100% सपोर्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज पढ़ के जाना, मैं जो नोट्स दे रही हूँ, यू विल नेवर रिग्रेट इट। The last type of asexual mode of reproduction is your spore formation. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं but let's just go through it. Spore formation क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है,
स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। ये डायग्राम देखो आप, ये हैं आपके स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स स्टोर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। जब ये स्पोरेंजिया फेवरेबल कंडीशन के कांटेक्ट में आता है, मतलब कि मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये रिलीज करता है स्पोर्स जो जर्मिनेट करते हैं एंड ग्रो करते हैं एक न्यू प्लांट में। क्या बताया मैंने, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो आपका जो ये आप डायग्राम में ये स्पोरेंजिया देख रहे हो, इस स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स बेटा स्टोर होते हैं। ये जो स्पोरेंजिया है, जब ये फेवरेबल कंडीशंस मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आता है, इट प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स दैट जर्मिनेट एंड क्रिएट अ न्यू प्लांट। अब इस स्पोर की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, 1 मार्कर क्वेश्चन में ये आता है। ये जो स्पोर्स हैं, ये थिक कवर से इनके पास एक थिक वॉल होती है जिससे ये कवर होते हैं, जब तक ये मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आते हैं और ग्रो करना शुरू नहीं करते हैं। That means these spores are covered with a thick wall which protects them until these spores begin to grow. Now we will discuss 3 points कि ये spore formation की advantages क्या होती है। Number 1, a spore can withstand adverse conditions like high temperature, low moisture। मैंने बताया था कि जो spores हैं ये cover होते हैं thick wall से, जिसकी वजह से ये high temperature, low moisture जैसी adverse conditions को भी tolerate कर सकते हैं। Number 2, spores can be easily dispersed by agents like wind, water, etc। ये जो स्पोर्स हैं, इनको मॉइस्ट कंडीशंस तक पहुंचाने के लिए उनका डिस्पर्जल है, ये इजीली विंड और वाटर से भी हो सकता है। थर्ड, ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव टू वेस्ट देयर एनर्जी इन रिप्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमीट्स एज इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट्स बनाने में, क्योंकि ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। आपके एनसीईआरटी बुक में कॉलम दिया हुआ टिश्यू कल्चर, पहले इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन ऑफ लेट ये ट्रेंड बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि एग्जामिनर्स 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस टिश्यू कल्चर डाल देते हैं आपके एग्जाम्स में। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि टिश्यू कल्चर एक्चुअली क्या होता है। टिश्यू कल्चर बेटा एक आर्टिफिशियल मेथड होता है प्लांट्स को ग्रो करने का। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। एक नेचुरल प्लांट होता है, उस प्लांट की जो ग्रोइंग टिप होती है उसको कट कर दिया जाता है, उस टिप से सेल्स और टिश्यूज को कट कर दिया जाता है। Cells are induced to divide artificially for chemicals to form a group of cells called callus। जो नेचुरल प्लांट है, उस प्लांट में हम आर्टिफिशियल केमिकल्स इंड्यूस करते हैं। इस केमिकल का नाम है साइटोकाइनिन, लिख लो। साइटोकाइनिन इंड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं कैलस। फिर इस कैलस को हम ग्रोइंग टिप्स से कट कर एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस कर देते हैं, जहां पर सारी न्यूट्रिशन, मॉइस्ट सरफेस, ऐसी आर्टिफिशियल कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में प्लांट ग्रो करता है। मैंने क्या बताया, टिश्यू कल्चर एक आर्टिफिशियल मेथड है प्लांट्स को ग्रो करने का। इस मेथड में हम एक नेचुरल प्लांट में साइटोकाइनिन केमिकल को इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो प्लांट्स के बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो सेल्स हैं इनको हम ग्रोइंग टिप से कट कर लेते हैं। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं कैलस, और उस कैलस को हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस कर देते हैं जहां पर एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। टिश्यू कल्चर हम सबसे कॉमनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेटा वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें बेसिकली अपनी ब्यूटी के लिए ग्रो किया जाता है, साथ में उनकी कुछ अच्छी क्वालिटीज लाइक फ्रेगनेंस, शेप, साइज के लिए भी ग्रो करते हैं। बट बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर ग्रोन फॉर देयर ब्यूटी। एग्जाम्पल रोज हो गया, लिली हो गया, लैवेंडर हो गया। तो ये था आपका टिश्यू कल्चर। अब देख लेते हैं कि टिश्यू कल्चर अगर हम करते हैं तो आखिर उसकी कुछ एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1,
द न्यू प्लांटलेट्स कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो नए यंग प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही कम टाइम में ग्रो किए जा सकते हैं। नंबर 2, the new plantlets are more likely to be free of viruses and diseases। सिंस ये आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो होते हैं तो जो न्यू प्लांट्स हैं उनमें डिजीजेस होने के चांसेस कम रहते हैं। एंड फाइनली थर्ड, द प्रोसेस कैन बी परफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। जो प्लांट्स हैं उनके रिप्रोड्यूस होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन सिंस टिश्यू कल्चर एक आर्टिफिशियल मेथड है तो इससे हम किसी भी टाइम थ्रू आउट द ईयर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यू विल एक्सप्लेन टिश्यू कल्चर एंड राइट द 3 एडवांटेजेस। फाइनली बिफोर आई वाइंड अप द वीडियो, आपके बोर्ड एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको लास्ट मोमेंट हंट ना करना पड़े, इसलिए आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट इन अ टेबुलर फॉर्म फॉर यू। 3 मार्क का क्वेश्चन आप ऐसे भी लॉक कर सकते हो। तो फटाफट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेट्स की जरूरत नहीं होती है, मतलब कि एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 2, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज रैपिड। सिंस एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है तो रिप्रोडक्शन एक बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो सकता है। Number 3, a large number of organisms can be produced in a very less time। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। नंबर 4, बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल सिंस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। सिंस बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं तो अगर कुछ ऑफस्प्रिंग्स का लॉस भी हो जाता है तो भी उन ऑफस्प्रिंग्स का सर्वाइवल का चांस बहुत ज्यादा रहता है। फाइनली फिफ्थ, offsprings produced are exactly identical to the parents so they retain the qualities of the parents। since एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं और जितनी भी सुपीरियर क्वालिटीज पेरेंट प्लांट में होती हैं वो सारी पास ऑन होती हैं इन द ऑफस्प्रिंग। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, lack of diversity as only one organism is involved। सिंस एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है तो कोई डाइवर्सिटी, कोई वेरिएशन नहीं देख सकते आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नंबर 2, the offsprings are unable to adapt to the changing environment। फेवरेबल वेरिएशंस पास नहीं होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, इसलिए ऑफस्प्रिंग्स को मुश्किल होती है टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एंड फाइनली, a single change in the environment may eliminate the entire species। since organisms चेंजिंग इन्वायरमेंट से अडेप्ट नहीं कर सकते तो अगर कोई ड्रास्टिक चेंज हो गया इन्वायरमेंट में तो एक पूरी स्पीशीज भी एलिमिनेट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में हमने सारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी अपलोडिंग we will be covering the sexual mode of reproduction। मैंने दोनों को एक साथ कवर नहीं किया बिकॉज बहुत ही मोनोटोनस वीडियो हो जाती, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। सो वी हैव नो हरी। ओके, सो इस वीडियो में हमने सारा ये सेक्सुअल मोड कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।